नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं ये मानता हूँ कि दो सेक्शन इस न्यूज़ का देने के बाद जो आर्थिक वाला सेक्शन है उसमें थोड़ा सा डिले हो गया है मेरे साइड से, और लगभग मुझे लगता है कि 1 हफ्ते से ऊपर का समय निकल गया है। तो चूँकि मैं अपने साइड से थोड़ा सा गलती किया हूँ, तो आज एक आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कुछ लेकर के आया हूँ। अभी तक मैं ये नोट्स हैंड रिटन नहीं देने वाला था, लेकिन आज के लेक्चर के लास्ट में मैं ये नोट्स जो है टेक्निकल टीम को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आर्थिक के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का घटना सार का कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। और उसके साथ में तीनों वीडियो लिंक भी उसी में मैं पेस्ट करवा दूंगा। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो लिंक के मदद से नोट्स देखते हुए पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चूंकि ये गलती हुई थी मेरे साइड से, इसलिए मैं उसकी भरपाई इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी लोग इतने देर तक वेट किए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वेट कर रहे हो लेक्चर का। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बाकी लेक्चर्स में किया है। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ है आर्थिक घटनाओं में, बहुत ऐसी खबरें हैं जो छोटी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो तेज़ी के साथ कवर करेंगे। हो सकता है कि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। तो आर्थिक घटनाओं में पहली जो खबर दी हुई है वो दिया हुआ है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग होती है और उसमें 19 जून 2024 को ये डिसीजन होता है कि एमएसपी प्रदान करेंगे खरीफ के लिए, ठीक है। एमएसपी क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि अगर कोई किसान उस फसल को बेचेगा तो प्रति कुंटल कम से कम इतना मिनिमम सपोर्ट जो है दिया जाएगा, यानी कि इतने रुपए में वो फसल खरीदी जाएगी। तो टोटल कितनी खरीफ फसलों को शामिल किया गया है जिनके एमएसपी को बढ़ाया गया है? तो 14 खरीफ फसलों को शामिल किया गया है। तो पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन में अगर पूछता है कि कितनी खरीफ फसलों के लिए एमएसपी के इंक्रीमेंट या बढ़ाने की बात हुई है, तो 14 खरीफ फसलों के एमएसपी के बढ़ाने की बात हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इसमें डायरेक्टली ये चीज़ दी हुई है कि कितने रुपए प्रति कुंटल अभी दाम है और कितने रुपए से बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों डेटा दिया है, परसेंटेज में भी दिया हुआ है और डायरेक्टली भी दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको पहले बोल्ड में पढ़ लेते हैं। नाइजर सीड की बात करता है, जिसको बोलते हैं राम तिल। ये 983 रुपये प्रति कुंटल इसकी एमएसपी हो गई है, ठीक है। वहीं तिल की बात करें तो तिल की जो एमएसपी है वो 632 रुपये प्रति क्विंटल है, और अरहर 550 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि शामिल है। ये तीनों चीज़ें जो दी हुई हैं ये वृद्धि शामिल है, यानी कि पहले कुछ था उसमें 983 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तिल में 632 रुपये और अरहर में 550 रुपये। अब देखते हैं कि हमारा टेबल क्या कहता है। सबसे पहला जो फसल है वो है धान। तो धान की फसल में 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वर्तमान में एमएसपी हो चुका है। ये 2024-25 के लिए। 2023-24 में ये दाम था 2183, यानी कि 5.35% की वृद्धि हुई है, और अगर रुपए में वृद्धि देखें तो 117 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है। ज्वार की बात करें धान के बाद, धान में भी दो टाइप का धान है, एक सिंपल धान है और एक धान एल बोलते हैं, ठीक है। तो उसको नहीं शामिल किया हूँ मैंने, सिंपल धान को के बारे में आपको डिटेल दिया है। फिर आता है ज्वार के बारे में। तो ज्वार जो है 3371 रुपये प्रति किलो इसका एमएसपी तय किया गया है। देखिए थोड़ा सा बोरिंग होता है चैप्टर, इसमें डेटा याद करने वाला होता है, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा इसको टिक कर दूंगा। जैसे धान का याद कर लीजिए और ज्वार का याद कर लीजिए। 3371 रुपये इसका एमएसपी प्राइस हो गया है, 191 रुपये से बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। फिर मक्का का याद कर सकते हैं, बाजरा अपने मन से देख लीजिएगा। मक्का का याद कर सकते हैं, मक्का की एमएसपी अभी वर्तमान में 2225 रुपये है, 135 रुपये की वृद्धि के साथ। इसी के साथ आपको खरीफ की फसलें भी याद होती जाएंगी। अरहर की बात करें तो 550 रुपये की वृद्धि के साथ 7550 रुपये जो है टोटल इसका दाम एमएसपी हो चुका है। एमएसपी मैंने बता दिया क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि जिस रेट पर सरकार जो है खरीदती है, ठीक है। मूंगफली का दाम हो चुका है 406 रुपये की वृद्धि के साथ 6783 रुपये, ठीक है। फिर तिल पढ़ लेंगे। तिल का दाम 9267 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है, 632 रुपये की इंक्रीमेंट के साथ। तो तिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है आपका मूंग। मूंग से शायद क्वेश्चन भी पूछ चुका है, 6882 रुपये टोटल हो चुका है। टोटल इसमें जो वृद्धि हुई है सॉरी दोस्तों, वो 124 रुपये मात्र की हुई है, ठीक है। 124 रुपये मात्र की इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर जो अगली खबर है यहाँ पर
वो है आपके एफडीआई को लेकर के कि 2023-24 के दौरान भारत देश में आए हुए टोटल कितने अरब का एफडीआई था और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किस देश का था। तो टोटल जो एफडीआई भारत में आई है वो आई है 44.43 अरब डॉलर की। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि 2023-24 के दौरान जो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आता है, मतलब विदेशी कंपनियां जो भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, वो 44.43 अरब डॉलर का एफडीआई कर रही हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रही हैं, जिसमें सिंगापुर जो है 11.77 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के साथ पहले नंबर पर है। यानी कि सिंगापुर कंट्री ने सबसे ज़्यादा भारत में 2023-24 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का टोटल इन्वेस्टमेंट या यहाँ पर निवेश किया है। ठीक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि उसके पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 की तुलना में 31% कम है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि 31.55% ये कम है। ये जो डेटा है ना, ये कम है। ठीक, यानी कि 2022-23 में उससे भी अधिक इन्वेस्टमेंट सिंगापुर ने किया था। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिंगापुर के बाद आता है आपका मॉरिशस और फिर आता है अमेरिका। अमेरिका ने टोटल कितने अरब डॉलर का किया है? तो 4.99 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत में किया है और मॉरिशस दूसरे स्थान पर रहा। मॉरिशस टोटल कितने अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है? तो 2023-24 में 6.13 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये भी एक डेटा है जिसमें आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2023-24 के दौरान कौन सा ऐसा देश है जिसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मैक्सिमम जो है। चलिए दोस्तों, तीसरी न्यूज़ हम लोग देखते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स करके एक संस्था है, क्या करती है? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है वो रेटिंग एजेंसी है, यानी कि आर्थिक प्रबंधन की प्रशंसा करती है। अगर कहीं किसी देश में वहाँ का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अच्छा होता है तो उसकी प्रशंसा करती है और वर्ल्ड वाइड जो है रैंकिंग निकालती है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने क्या किया? भारत की सॉवरिन रेटिंग को स्थिर से सकारात्मक श्रेणी में कर दिया। ठीक है, अब सॉवरिन रेटिंग से होता क्या है? सॉवरिन रेटिंग, पहले डेफिनेशन देखते हैं कि किसी देश के निवेश परिदृश्य के जोखिम स्तर को मापने का साधन है। यानी कि अगर आप किसी कंट्री में निवेश कर रहे हो तो ये बताएगा कि कितना जोखिम है। आप ऐसी, जैसे पाकिस्तान में निवेश कर दिया आपने, ठीक है, तो आपके पैसे रिटर्न होने का कोई चांस नहीं है और नहीं तो आपके घर से भी पैसे चले जाएंगे। ठीक है, तो जोखिम, निवेश परिदृश्य में जोखिम स्तर को मापने का एक साधन है और निवेशकों को बताता है कि वो देश जो है कर्जा चुकाने की क्षमता रखता भी है कि नहीं, या निवेशकों को देश की कर्जा चुकाने की क्षमता को बताता है। तो याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत की सॉवरिन रेटिंग को स्थिर से सकारात्मक कर दिया है। लेकिन ये जो अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है, इसने जो है सबसे निचली जो निवेश रेटिंग है BBB पे बनाए रखा है। किस सेक्टर में? तो निवेश श्रेणी रेटिंग में। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहला ये बता रहा हूँ कि अगर आप सॉवरिन रेटिंग की बात करोगे तो उसको तो स्थिर से सकारात्मक कर दिया है, लेकिन अगर निवेश रेटिंग की बात करोगे या निवेश श्रेणी रेटिंग की बात करोगे तो उसको अभी भी सबसे निचली जो रेटिंग होती है BBB, उस पर जो है बनाए रखा है। ठीक है, तो चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं कंटेनर प्रदर्शन सूचकांक। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये बताती है कि टोटल 100 देशों में भारत के 9 बंदरगाह आते हैं जिन्होंने कंटेनर प्रदर्शन सूचकांक में अच्छा परफॉर्म किया है। जारी क्यों किया जाता है? तो ये सूचकांक जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मानक होता है जो कि उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी यानी कि दक्षता और विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी जैसे मापदंडों पर बंदरगाहों के प्रदर्शन को आकलन करता है। कुल मिलाकर के बात ये करें तो कंटेनर प्रदर्शन सूचकांक जहां कंटेनर उतरते हैं यानी कि बंदरगाहों के बारे में बात करता है कि उनकी दक्षता कैसी है, ठीक है, उनकी विश्वसनीयता कैसी है कि आप कितना कोई भी सामान लेकर के जा रहे हो, क्या विश्वसनीय आपका क्या बोलते हैं बंदरगाह है या नहीं है, ठीक है, या फिर उनकी उत्पादकता कैसी है। ठीक, तो टोटल जो है ये सूचकांक विश्व भर के 450 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों की दक्षता के आधार पर रैंकिंग व्यक्त करता है। तो भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि टॉप 100 में भारत के टोटल 9 बंदरगाहों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आता है कि इसी में कि लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो रेटिंग है उसको वर्ल्ड बैंक, उसके साथ S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर नोट्स में मैंने उसको भी लिख रखा है कि वर्ल्ड बैंक के साथ S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा इसको जारी किया जाता है। अच्छा, जो भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जैसे भारत के 9 बंदरगाह टॉप 100 में जो आए हैं, इसका श्रेय किसको दिया जा रहा है? तो इसका श्रेय दिया जा रहा है जो सागरमाला कार्यक्रम है उसको। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे इस तरह से रैंकिंग कैसी कैसी है। तो यंगशान करके चाइना का एक बंदरगाह है और होना ही था क्योंकि चाइना हर जगह
जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहता ही रहता है, हर एक चीज़ में चाइना आगे है, ठीक है। फिर दूसरा आता है ओमान का सलाल शाह बंदरगाह जो है वो आपके कंटेनर प्रदर्शन सूचकांक में यानी कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में दूसरे नंबर पर है, और कार्टाजेना जो है वो तीसरे नंबर पर है, ठीक है। वहीं बात करें 19वें यानी कि टॉप 20 की, तो 19वें नंबर पर है विशाखापत्तनम, ठीक है। याद रखिएगा कि विशाखापत्तनम जो है 19वें नंबर पर है, और 27वें नंबर पर मुंद्रा बंदरगाह या मुंद्रा पोर्ट है, ठीक। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो विशाखापत्तनम की रैंकिंग थी 2022 में, ये रैंकिंग जितनी भी जारी हुई, जो मैंने आपको 1, 2, 3, 19 और 27 बताया, ये 2023 के आधार पर जारी की गई है। बात करें 2022 की, तो उस आधार पर 115वां नंबर था विशाखापत्तनम का, उसने इम्प्रूव किया और अपने आप को अंडर 20 ले आया। वहीं 48वें नंबर पर मुंद्रा पोर्ट था, वो खुद को 27वें नंबर पर लेकर के आया है। तो ये भी भारत के लिए एक अच्छी खबर है, ठीक है। अब न्यूज़ जो है एक पेज बाद आपको मिलेगी, अगर आप बुक से पढ़ रहे होगे तो एक दो पेज बाद आपको मिलेगी, थोड़ी सी रैंडम न्यूज़ मैंने लिख रखी है, ठीक है, लेकिन आपको उसी बुक में मिल जाएगी अगर आप घटनासार की बुक खरीदते हो। और ज़रूर से खरीद लो यार, जनवरी से लेकर के जून तक का उसमें कवरेज मिलेगा, और आने वाली जो बुक होगी आपकी घटना चक्र की, वो भी हम लोग कवर कराएंगे, तो उसका जून से लेकर के और सितंबर, साढ़े सितंबर जब तक भी कवरेज मिल जाएगा। देखिए एक करेंसी है जिसका नाम है ZIG, ठीक है। ZIG करेंसी है कहाँ की, तो ये करेंसी है आपका जिम्बाब्वे की, तो इसको जिग बोल रहे हैं। हेडिंग जो बन रही है वो है कि जिम्बाब्वे द्वारा जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की गई। अब बात यह है कि जो जिग है वो नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है जो कि जिम्बाब्वे गोल्ड के नाम से जानी जा रही है, ठीक है। तो ये रिप्लेस किसको करेगा, पहली न्यूज़ यहाँ पर ये है कि रिप्लेस करेगा जिम्बाब्वेन डॉलर को, यानी कि जो जिम्बाब्वे डॉलर चल रहा था उसकी जगह पर अब जिग चलेगा, ठीक है। और ये अपनी मूल्य से 3/4 कीमत खोने के बाद ऐसा हुआ, यानी कि जिम्बाब्वे का जो डॉलर चल रहा था वो उसका टोटल अगर जैसे मान लो कि 100 रुपये उसका दाम था किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो वो कितनी कीमत खो दिया, 75 रुपीज़ खो चुका है, यानी कि केवल 25 बचा था, इसीलिए अब उसको जिग से रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिम्बाब्वे ने 25 साल का आर्थिक संकट से जूझते हुए गंभीर सूखा, मुख्य रूप से भोजन संकट की अपनी मुद्रा का 3/4 वैल्यू खो दिया, यानी कि बहुत दिन से जिम्बाब्वे में सूखे का संकट था, उसके साथ साथ भोजन संकट था। ये चीज़ आर्थिक संकट जो था पिछले 25 सालों से, यानी कि सन 2000 से ही चल रहा है। मुझे सुनने में आता था कि जब मैं 1998 का मैच देखता था या 2003 का देखा था, ठीक है, तो मेरे सुनने में आता था कि जो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी होते हैं, इवन केन्या के जो खिलाड़ी होते हैं, वो ये मैच खेलने के बाद उनकी अपनी दुकान भी होती है कि फ्रूट की शॉप रखा है, कोई बड़ा रेस्टोरेंट रखा है, वहाँ बैठते हैं, या सब्जी की दुकान रखी है। तो जिम्बाब्वे में सच में ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पर आर्थिक संकट था, तो कुछ प्लेयर जो होते थे वो सच में गरीबी झेल रहे होते थे। तो वो चीज़ अब यहाँ पर जो है दिख भी रही है। तो 3/4 वैल्यू खो देना, यानी कि 100 रुपये का 25 रुपया हो जाना काफ़ी चिंताजनक था, इसलिए जिग या जिम्बाब्वे गोल्ड करेंसी जो है यहाँ पर लाई गई। अब जिग जो है वो बैंक नोट 1 और 200 के बीच वर्ग में जारी हुआ है, यानी कि 1 रुपये से लेकर के 200 तक के मूल्य वर्ग में ये जारी किया जाएगा, और साथ ही अमेरिकी सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए सिक्के भी इसमें जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है सिक्के भी जारी किए जाएंगे। बस आपको जो न्यूज़ याद रखनी है वो ये याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि जिग नामक नई करेंसी कहाँ जारी हुई है, तो आप बता दोगे कि ये जिम्बाब्वे में जारी हुई है और इसका फुल फॉर्म है जिम्बाब्वियन गोल्ड, ठीक है, जिम्बाब्वे गोल्ड। चलिए अगला जो न्यूज़ है यहाँ पर वो है इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो इस न्यूज़ को भी हम लोग कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज मतलब पिछले पेज पर मिलेगा, ठीक है, 67 पर आपको मिल जाएगी ये न्यूज़। तो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब, बस इसका नाम जानना है, नाम है इसका विजिंघम पोर्ट, मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, नाम है विजिंघम पोर्ट, ठीक है। ये पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, ठीक है। अब ये जो है कार्गो के बड़े बड़े जहाज़ों से छोटे जहाज़ों में स्थानांतरण करने की ट्रांसशिपमेंट की मतलब अनुमति देता है। ट्रांसशिपमेंट एक ऐसा बंदरगाह होता है या पारगमन केंद्र होता है जहां पर एक जहाज से माल को दूसरे या अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरे जहाज में ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब ऐसे समझ लो ना कि
एक बड़ी शिप से वहाँ पर सामान पहुँचा, ठीक है। और ट्रांसशिपमेंट का मतलब है कि अब वहाँ पर ऐसी सुविधाएं क्रेन की दी गई हैं कि वहाँ से माल उठा करके दूसरी शिप पर रखा जा रहा है, जिससे कि वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच पाए। तो नाम कौन सा है? भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जो बना है उसका नाम है विजिंझम पोर्ट, ठीक है। वो चीज़ मैंने नोट्स में भी लिख रखी है कि कार्गो के बड़े जहाज़ों से छोटे जहाज़ों में ट्रांसफ़र करने को कहा जाता है। अगली न्यूज़ जो है वो है ग्रीनफील्ड बंदरगाह, जो कि 76,200 करोड़ रुपए की लागत से महाराष्ट्र में बन रहा है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वधावन, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र के वधावन में बन रहा है और वो अनुकूल ग्रीनफील्ड बंदरगाह है। इसकी मंजूरी अभी जून में ही मिली है। बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड यानी कि BPPL जो है इसका निर्माण करेगी, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के संयुक्त उपक्रम में ये काम चलेगा। तो नाम आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ग्रीनफील्ड बंदरगाह जो कि 76,200 करोड़ रुपए की लागत से महाराष्ट्र में बन रहा है, उसका नाम है बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड। किसके किसके मदद से बन रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की मदद से और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के मदद से बन रहा है। उसमें जो जवाहरलाल नेहरू की हिस्सेदारी है वो 74% है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का टोटल परसेंटेज जो है 74% कंट्रीब्यूशन है। और अगर बात किया जाए महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का, तो इसका 26% हिस्सेदारी होगा, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से बन रहा है। अगला एक न्यूज़ है उसी सेम पेज पर, जो कि है RBI ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया। तो सेम न्यूज़ आपको बुक में मिल जाएगी। अब अगर बात करें तो इसमें हुआ ये कि प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं और उस परिषद के, मतलब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो सदस्य हैं जिनका नाम है संजीव सान्याल, उन्होंने टोटल 100 टन सोना वापस मंगाए जाने की जानकारी दी है, ठीक है। और 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इतना अधिक सोना भारत के स्वर्ण भंडार में वापस मंगाया है। बात करें कि अभी जो है मार्च 2024 के अंत तक RBI के पास कितना सोना था, तो 822 टन सोना टोटल RBI के पास है। न्यूज़ कब की है ये? तो मार्च 2024 के अंत के में इतना सोना था, जिसमें कि टोटल सोना कहाँ जमा है? तो 413.8 टन सोना विदेशों में जमा था, विदेशों में जमा था, ठीक है। जमा करके होता क्या है? तो लोन लेते हैं, गोल्ड लोन पता है ना, उस तरीके से लोन लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि RBI के बारे में और चीज़ें इसमें लिखता है कि RBI जो है पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में से एक है, जिसने कि पिछले वित्तीय वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार को 27.5 टन सोना टोटल बढ़ा दिया है, ठीक। अब एक बात और कि सोना रखने के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। तो यहाँ पर बात आती है कि पहले नंबर पर है आपका अमेरिका, जो कि 8,133.46 टन सोना रखा है, और भारत का स्थान जो है वो है 9वां, ठीक है। 9वां स्थान है भारत का, जिसने 822.1 टन सोना रखा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भारत में जब इतना सोना आया तो आया कैसे? तो एक स्पेशल एयरक्राफ्ट के माध्यम से ये सोना आया, ठीक है। इसमें कोई सीमा शुल्क नहीं लगा, कि कोई भी सीमा यानी कि कस्टम टाइप की ड्यूटी नहीं लग रही है इस पर। लेकिन जब आयात हुआ तो उसमें इंटीग्रेटेड GST लगता है, उसमें कोई छूट नहीं दी गई, क्योंकि उसका पैसा क्या होता है? इंटीग्रेटेड GST का पैसा स्टेट्स के साथ साझा करती है केंद्र सरकार। उसके बाद एक बात और जाननी है कि इतना सारा सोना रखाता कहाँ है? तो रिजर्व बैंक के ऑफिस की एक पुरानी बिल्डिंग है इसको ध्यान से सुनिएगा कि रिजर्व बैंक के ऑफिस की एक पुरानी बिल्डिंग है, जो कि मुंबई में मिंट रोड पर पड़ती है। वहाँ पर ही इस सोने को सुरक्षा में रखा जाता है। उसके साथ एक और वॉल्ट है जिसको बोलते हैं, नागपुर में है, ठीक है, वहाँ पर भी थोड़ा सोना रखा जाता है। तो ये सारी जगह जो है याद करिएगा और धूम 2 फिर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है आपकी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के बारे में है। इस थिंक टैंक ने, एक आर्थिक थिंक टैंक है ये, इसने क्या कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में चीन जो है वो भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार हुआ है। किसको पीछे किया है? तो अभी अमेरिका के साथ जो द्विपक्षीय हम लोग का समझौता था या वाणिज्य व्यापार था, उसमें चीन आगे निकल गया है अमेरिका को पीछे करके। तो चलिए एक बारी जो नोट्स की बनाया मैंने उसको भी देख लेते हैं कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने बताया है कि चीन जो है वो भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है, ठीक है।
अब ये जो GTRI है ये है क्या, तो एक आर्थिक थिंक टैंक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या है, आर्थिक थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब ये हुआ यार कि इसी बारे में जो है ये लोग डेटा देते हैं, एनालाइज करते हैं कौन सा देश आगे बढ़ गया, कौन सा पीछे पड़ गया, बढ़ गया व्यापारिक भागीदारी में, ठीक है। फिर चीन के साथ कितना टोटल व्यापार है 2023-24 के डेटा में, तो 118.4 अरब डॉलर का चीन के साथ वाणिज्यिक व्यापार है। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो 118.3 अरब डॉलर का है, तो कहीं ना कहीं 0.1 अरब डॉलर से चीन आगे निकल गया है। फिर उसके बाद अगर इसी में डेटा और देखा जाए तो वित्त वर्ष 2021-22, 22-23 इस सब में फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर अमेरिका ही रहा है, जो कि भारत के साथ वाणिज्यिक व्यापार में पहले नंबर पर रहा है, ठीक है। तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो UAE जो है वो 83.6 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर है, और रूस जो है भारत के साथ चौथे नंबर पर है वाणिज्यिक व्यापार करने में। ये हम लोग का टोटल ये न्यूज़ थी, जो कि आपको 68 नंबर पेज पर मिल जाएगी, ठीक है। अब उसमें और भी कुछ डेटा होगा जो आप लोग काफ़ी बड़े में मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा। अगला आया है कि एक प्रवाह पोर्टल करके आया है। प्रवाह पोर्टल लॉन्च किसने किया है, तो सबसे पहले थोड़ा सा सजा लेते हैं कि ध्यान इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किसने किया है, तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है आपको ठीक है। तो प्रवाह पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा, ठीक। और केवल प्रवाह पोर्टल ही नहीं लॉन्च किया गया है, हद मचा दिया है, ठीक है। केवल प्रवाह पोर्टल ही नहीं लॉन्च किया गया है, उसके साथ में एक रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी का भी अनावरण किया गया है, ठीक है। तो ये जानना है कि सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल है ये, जिसका नाम है प्रवाह पोर्टल, ठीक है। दैट अलाउज अ पर्सन, किसी व्यक्ति को और इंस्टीट्यूशन फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल, विनियामक अनुमोदन के लिए ये क्या करता है, अलाउ करता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने रिजर्व बैंक के 3 पहलों का अनावरण किया था, जिसमें कि प्रवाह पोर्टल पहला है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं फिनटेक रिपोजिटरी। फिनटेक रिपोजिटरी क्या है, तो फिनटेक रिपोजिटरी जो है इसमें जो भारत की फिनटेक फर्म है, फिनटेक क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल और टेक्निकल मतलब फिनटेक से मिलकर बना है ना, मतलब फाइनेंस की टेक्नोलॉजी वाली जो फर्म है, जैसे आप कह सकते हो कि फिनटेक फर्म में आपकी आ सकती है पेटीएम, ठीक है, या फिनटेक फर्म में ग्रो जैसी संस्थाएं आ सकती हैं, ये सब कुछ फिनटेक फर्म है, ठीक है। तो ये जो फिनटेक फर्म है ना, या फ़ोन पे हो गया, ये सब फिनटेक फर्म है, इनके डेटा के समृद्ध भंडार की जानकारी जो है वो फिनटेक रिपोजिटरी में शामिल होगी, जिससे कि नियामक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में बेहतर समझ और उचित नीति दृष्टिकोण तैयार करने में सुविधा होगी। कुल मिलाकर के फिनटेक रिपोजिटरी का यही काम है कि जितनी भी फिनटेक फर्म है, ठीक है, उनका जो डेटा है उससे संबंधित या उनके भंडार की एक समृद्ध जानकारी किसके पास होनी चाहिए, RBI के पास, जिससे कि RBI उनसे रिलेटेड जो भी नीति या पॉलिसीज बनानी है या फिर जो रेगुलेशन है उसको अच्छे से क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो फिनटेक रिपोजिटरी का क्या काम है कि सभी फिनटेक फर्मों के लिए रेगुलेशन प्लस, रेगुलेशन के साथ क्या करेंगे ये लोग, नीति यानी कि पॉलिसी बनाने का काम कर रही है फिनटेक रिपोजिटरी, ठीक है। फिर आता है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। जो इन्होंने रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप लाया है वो रिटेल निवेशकों को ये रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तक सहज और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करेगा और सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन को सुविधाजनक जो है ये बनाएगा। इसके साथ ही ये ऐप क्या कर रहा है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टमेंट है, रिटेल वाले क्या होते हैं, जैसे हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं कि अगर सिंगल कोई आदमी, जैसे होता नहीं है कि खुदरा की दुकान की छोटा सामान आधा किलो भी लोगे, 1 पाव भी लोगे, 100 ग्राम भी लोगे तो कोई सामान मिल जाएगा। वहीं मंडी में जाके अगर 1 पाव मांगोगे तो क्या कहेगा कि चलते बनो यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग जो है रिटेल व्यक्ति हैं, तो इनके लिए खुदरा निवेशकों के लिए यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्मार्टफोन पे मोबाइल ऐप का उपयोग करके GSEC यानी कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं उनके लेन देन हम लोग कर सकते हैं। तो रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप का क्या काम है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, पहले तो ये जानना है, और ये हम लोग कोई भी GSEC यानी कि
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी कि प्रतिभूतियों का लेन देन मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ लेकर के आया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवाह पोर्टल किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है, तो याद रखना है कि प्रवाह पोर्टल शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा। इसीलिए इस वाली न्यूज़ को मैंने सबसे ऊपर स्टार्ट किया था। उसके साथ में 2 चीज़ और है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, फिर अगला आता है आपका घरेलू एयरलाइन बाजार को लेकर के न्यूज़ आई है। क्या आई है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार जो है बन गया है। और किसको पीछे किया है भारत ने, तो ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे कर दिया है। तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखेंगे। देखिए, जो मैं हेडिंग बना के ला रहा हूँ ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ आपको 69 पेज नंबर पर नीचे मिल जाएगी कि इसमें जो है जून में एक डेटा आया जिसके अनुसार ये बताया गया कि भारत की स्थिति पहले 5वीं थी, अभी तीसरी हो गई। क्यों? क्योंकि इसने ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे कर दिया घरेलू एयरलाइन बाजार के मामले में। ठीक है, तो अगर रैंकिंग देखी जाए घरेलू एयरलाइन बाजार के मामले में, यानी कि सबसे ज़्यादा एयरलाइंस जो है घरेलू तौर पर कहाँ चलती हैं, तो पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना और अब तीसरे नंबर पर आ चुका है भारत। ठीक है, चलिए, इन लास्ट 10 ईयर भारत जो है 74 से 157 हवाई अड्डे बना चुका है। यानी कि पहले 74 हवाई अड्डे हुआ करते थे 2014 की अगर बात की जाए, और अभी जो है कार्यरत हवाई अड्डों की संख्या हो गई है 157। ठीक है, तो ये चीज़ भारत के लिए कह सकते हैं कि अचीवमेंट है। अगला है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स क्या होता है? देखिए, जब कोई कंपनी कि जो वर्थ है ना, वर्थ मतलब जो उसकी कीमत है, जब वो $1 बिलियन क्रॉस कर जाती है, पॉइंट याद रखिएगा, $1 बिलियन जब क्रॉस कर जाती है तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, यूनिकॉर्न $1 बिलियन से जब अधिक हो जाएगा ना कंपनी का टोटल जो उसकी वर्थ होगी, ठीक है ना, तब उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स एक आया जो कि हुरुन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है जारी किया गया है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट जारी किया है, तो हुरुन इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, वो धीरे हो गया। आपको भी पता है कि जब स्टार्टअप इंडिया करके आया था, तो मान लीजिए कि 2015 में, तो उसके बाद जो है मान लीजिए कि 1 साल ना लोग समझने में लगाते हैं, 1-2 साल, तो 17 तक मान लीजिए कि वो समझने में लगा है कि कैसे स्टार्टअप इंडिया का यूज़ करना है, कैसे बढ़ावा दे रही है। लेकिन 2018 के ऑनवर्ड्स एक मोटा डेटा अगर देखा जाए तो 2018 के बाद बहुत तेज़ी से कंपनियां जो है स्टार्टअप के तहत खड़ी हुई। लेकिन ये जो हुरुन इंस्टीट्यूट है ये कहता है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो थोड़ा धीरे हो गया है। यानी कि 2017 के बाद पहली बार अभी यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। लेकिन इस गिरावट के बाद भी अगर अपतटीय यानी कि ऑफशोर यूनिकॉर्न की बात की जाए, जैसे ऑफशोर यूनिकॉर्न ये है कि कोई कंपनी बाहर यूनिकॉर्न बन रही है, इंडिया में सेटअप नहीं है, लेकिन उसमें योगदान किसका है? भारत का ही है। ठीक है, तो उसकी अगर बात की जाए तो एक ऑफशोर यूनिकॉर्न के रूप में भारत जो है उभरा है एज ए ऑफशोर या अपतटीय यूनिकॉर्न कंपनी बनाने में। यानी कि विदेश में कोई कंपनी स्टेब्लिश की जो कि यूनिकॉर्न बन गई, लेकिन उसमें योगदान किसका है? भारतीयों का ही है। ठीक है, अगर सह संस्थापक के रूप में बात की जाए तो टोटल ऐसी 109 यूनिकॉर्न आउटसाइड कंपनियां हैं जिनमें भारत सह संस्थापक की भूमिका में काम कर रहा है। ठीक है, और भारत के अंदर ऐसी कितनी कंपनियां हैं? तो भारत के अंदर ऐसी 67 यानी कि 67 यूनिकॉर्न कंपनीज है। ठीक है, अब अगर टोटल यूनिकॉर्न कंपनीज की बात की जाए तो 703 यूनिकॉर्न कंपनियां आपके अमेरिका में है और वो है पहले नंबर पर। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर 340 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ चाइना दूसरे नंबर पर है यहाँ पर, और इंडिया जो है ये 2023 के डेटा के अनुसार 67 यूनिकॉर्न कंपनीज का मालिक है। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है ब्रिटेन। अगर सैन फ्रांसिस्को की बात की जाए जो कि अमेरिका का एक शहर है, तो इसको यूनिकॉर्न राजधानी या यूनिकॉर्न कैपिटल बताया जाता है या नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, ग्लोबली कौन कौन सी ऐसी कंपनी है भारत की जो कि टॉप 100 में आएंगी? तो 83 नंबर पर स्विगी आती है, ड्रीम 11 आता है सेम नंबर पर, और 84वें नंबर पर जो है रेजर पे आता है। ठीक है, आपने HDFC का ये ऐप देखा होगा, रेजर पे करके है। तो ये 3 कंपनी जो है टॉप फिनटेक कंपनीज है भारत की।
ठीक है। सबसे मूल्यवान, जिसमें फूड डिलीवरी कंपनी आपकी स्विगी है, फैंटेसी स्पोर्ट्स ड्रीम 11 सबसे मूल्यवान है, जिनकी कीमत लगभग 8 अरब डॉलर यानी कि 8 बिलियन डॉलर लगाई जा रही है। ठीक है, और इसके बाद आता है 7.5 बिलियन डॉलर के साथ रेजर पे। चलिए आ जाइए अगला। इसी में एक न्यूज़ और दे रहा है कि जैसे बाइजू जो कंपनी है, बाइजूस आपने देखा होगा, बाइजू, ठीक है, एस बी लगाते हैं। बाइजूस जो कंपनी है ना, उसको बोल रहे हैं कि सबसे अधिक वैल्यू डिस्ट्रॉयर यूनिकॉर्न बन करके उभरी है, यानी कि इसका जो वैल्यू था ना, वैल्यूएशन, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। तो वैल्यू डिस्ट्रॉयर कंपनी जो है वो है वर्ल्ड में आपकी बाइजूस, और अभी वर्तमान में वो यूनिकॉर्न की सूची से बाहर हो गई है। ठीक है, एक तरह से समझ लो कि कंपनी बर्बाद हो गई। शाहरुख खान ऐड करने आता था उसका, आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, एडटेक कंपनी है। एडटेक मतलब होता है एजुकेशन, एडटेक मतलब एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने वाली कंपनी। अगला एक न्यूज़ आता है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक संस्था है जो कि मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के तहत एक नवीनतम आंकड़ा दी है। वर्ष 2000 से भारत के बारे में बताती है कि 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष जो है वो नष्ट हो गए। आप हेक्टेयर का किलोमीटर में कन्वर्जन देख लेना, ठीक है, नहीं मीटर में देख लो, चलो ठीक, हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्जन एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा कितना हेक्टेयर भूमि जो है भारत की बर्बाद हुई है। तो भारत में कहा है कि 2.33 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। कब से, तो 2000 सन के बाद से, सन 2000 से 2024 की बात की जाए तो टोटल इतना 2.33 मिलियन हेक्टेयर वन जो है वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गए। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच क्या करता है कि उपग्रह डेटा लेता है, यानी कि सैटेलाइट डेटा लेता है, और अन्य स्रोत का भी उपयोग करता है, और रियल टाइम मतलब होता है जो अभी समय चल रहा है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस टाइम में मतलब रियल टाइम में वनों में आने वाले परिवर्तन की निगरानी करता है। और पिछले 2 दशक में भारत कहता है, ये रिपोर्ट कहती है कि पिछले 2 दशक में भारत अपने आर्द्र प्राथमिक वनों की एक बड़ी मात्रा खो दिया है। 2002 से 2023 तक 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन नष्ट हो चुके हैं, जो कि इस अवधि में कुल आच्छादित क्षेत्र की हानि का 18% है। ठीक है, तो आपका ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो है सैटेलाइट डेटा लेता है और अन्य स्रोतों का उपयोग करके, वही चीज़ मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, रियल टाइम चेंज जो है दिखाता है। 2002 से 2023 तक 4,41,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन नष्ट हो चुके हैं। अगर बात किया जाए तो असम में, उसके बाद मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और आपका मणिपुर में टोटल 60% वृक्ष आवरण की हानि हुई है। ठीक है, मतलब फिर से एक बार डेटा याद कर लीजिएगा कि ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार वर्ष 2001 से 2023 के बीच कुल कितने राज्यों में मिला करके वृक्ष आवरण की 60% हानि हो गई है। तो आप लिख सकते हो कि भाई असम में हुई है, मिजोरम में, अरुणाचल में, नागालैंड या मणिपुर। अब इसमें कोई एक ऑप्शन आपको जो है इधर उधर करके दे देगा कि नागालैंड की जगह जो है त्रिपुरा दे देगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 5 राज्य में वृक्ष आवरण की हानि जो हुई है वो 60% इन्हीं स्टेट से आती है। वहीं अगर बात करें कि कितनी हुई है, ये भी बता रहा है कि 3.24 लाख हेक्टेयर के साथ असम पहले नंबर पर है, 3.12 हेक्टेयर के साथ मिजोरम दूसरे नंबर पर है, 2.62 लाख हेक्टेयर के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर है, 2.59 के साथ नागालैंड चौथे, और 2.4 के साथ जो मणिपुर है वो 5वें नंबर पर यहाँ पर दिखता है। अगर आग से देखा जाए तो आग से कितने वृक्षों की हानि हुई है, तो आग से हानि होने वाले 16% वृक्ष जो है वो घट गए हैं। ठीक है, जिसमें उड़ीसा जो है वो पहले नंबर पर आता है आग से वृक्षावरण में होने वाली हानि के स्टेट के रूप में। ठीक है, तो ये कुछ डेटा था जो आपको बताना जरूरी था। आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। कौन लॉन्च करता है, तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो है वो लॉन्च करता है। कितने साल का डेटा दिया है, तो लगभग 22 साल का डेटा दिया है। 2000 से लेकर के 2023 के बीच में बताता है कि कितने मिलियन हेक्टेयर भूमि का वन का ह्रास हुआ है, यानी कि वृक्षावरण में कितनी हानि हुई है। तो टोटल 2.33 मिलियन हेक्टेयर की हानि हुई है। कैसे डेटा लेता है, तो सैटेलाइट डेटा लेता है, अन्य स्रोत का भी उपयोग करता है और रियल टाइम डेटा देता है। कह रहा है कि 2002 से 2023 तक अगर आर्द्र प्राथमिक वनों की बात करोगे तो 4,14,000 जो है टोटल हेक्टेयर भूमि आर्द्र प्राथमिक वनों की नष्ट हो चुकी है। उसमें भी 60% अगर
पेड़ों की बात करो, वृक्षावरण की बात करो, वृक्षावरण की बात करो तो 60% 5 राज्यों से, असम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश बार बार बोल दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के 5 स्टेट से लॉस हुआ है। और आग से सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मैक्सिमम 1 की हानि हुई है। फिर BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या भारत मानक ब्यूरो जिसको बोलते हैं, उसने EV के लिए 2 मानक दिए हैं। हालांकि ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप फिर भी एक बारी देख सकते हो कि IS 188590, क्योंकि ये सब डेटा जब दे देगा और छोटी सी चीज़ पूछेगा तो केवल डेटा देख करके ही डर लग जाएगा। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, 30% लोग पढ़ेंगे ही नहीं प्रश्न, ठीक है। और BIS का जो है दूसरा इंडियन स्टैंडर्ड का दे रहा है 18606 2024 के लिए जो है 2 मानक इन्होंने पेश किए हैं, ठीक है। अब L2 दोपहिया वाहनों पर, ठीक है, मतलब जो मानक L है, जो मानक L है वो 2 पहिया वाहनों पर, M जो है वो 4 पहिया पर, N जो है वो माल ट्रक पर लगेगा, ठीक। चलिए अगला आता है सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, टाटा AIG। तो भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी आई है। सैटेलाइट इन ऑर्बिट का मतलब क्या है, जैसे कोई सैटेलाइट छोड़ी गई, कोई भी सैटेलाइट, ठीक है, मान लो PSLV की C48 छोड़ी गई, सपोज कर लो, ठीक है, तो वो अगर सैटेलाइट वर्किंग है यानी कि अभी घूम रही है, या अगर जियो स्टेशनरी में है, पृथ्वी के साथ स्थिर दिख रही है, किसी भी तरह की सैटेलाइट है, ठीक है, तो उसका जो है एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया जा रहा है। कर कौन कंपनी रही है, तो टाटा की AIG जो है उसको कर रही है। होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि टाटा AIG ये कहती है कि सैटेलाइट इन ऑर्बिट अगर किसी तरह से कक्षा से जुड़ी किसी दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष को हानि होती है, कि मान लो कि सैटेलाइट है वहां पर, अगर सपोज कर लो गिर गई, ठीक है, और किसी तीसरे व्यक्ति को चोट लग गई, ठीक, तो उसमें जो है उसको संपूर्ण संपत्ति के नुकसान की पूर्ण कवरेज जो है देगा इसको। अब ऐसी चीज आई क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि सैटेलाइट के क्षेत्र में जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण है उनके निजीकरण हो रहे हैं। तो भारत का लक्ष्य है कि 2032 तक जो भी वर्ल्ड वाइड प्रक्षेपण बाजार है, यानी कि जो भी प्रोजेक्शन वाला ये बाजार चल रहा है, ठीक है, उसमें बाजार के हिस्से को 5 गुना बढ़ाकर $47.3 बिलियन कर देना है। तो इसके लिए जो है मजबूत जोखिम प्रबंधन होना चाहिए। तो इसी प्रबंधन को देखते हुए एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है लॉन्च की गई है AIG के द्वारा, टाटा AIG के द्वारा, ठीक है। किसको देगी, तो ये एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि तीसरे पक्ष में, यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दे रही है, यानी कि तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी, चाहे वो शारीरिक चोट हो या फिर संपत्ति का नुकसान हो। तो ये भी समझ लीजिए होता क्या है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, या बहुत देखते होंगे। जैसे सपोज कर लो कि आपने जाकर के एक इंश्योरेंस खरीदा, तो आप हो फर्स्ट पार्टी, ठीक, जो कंपनी आपको इंश्योरेंस बेच रही है वो है सेकंड पार्टी, ठीक, और आपकी गाड़ी से जिस बंदे का एक्सीडेंट हो रहा है, भगवान ना करे, ठीक है, मतलब कि ठीक है, जिसकी गाड़ी को हानि हो रहा है, बंदे को छोड़ दो, जिसकी गाड़ी को हानि हो रहा है वो हो जाएगा थर्ड पार्टी। मतलब ऐसे समझो कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो अपने लिए भी एक इंश्योरेंस रखती है, उसको बोलते हैं सेकंड पार्टी। सेकंड पार्टी कहीं भी शामिल नहीं होती है, वो अपना एक बड़ा इंश्योरेंस करा के रखती है। जैसे समझो इंश्योरेंस का फंडा क्या है, थोड़ा सा बता दे रहा हूं। मान लो कि ये एक व्यक्ति है जो इंश्योरेंस खरीदने जा रहा है, ये दूसरा है जो कि कंपनी है, और ये तीसरा व्यक्ति है जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है या जिससे एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक। तो ये जो कंपनी है ना, ये इंश्योरेंस बेच रही है कि 500 रुपये में ले लो, 800 रुपये में ले लो, 1000 रुपये में ले लो, और पे कितना करने के लिए कह रही है कि हम 80,000 पे करेंगे, हम 50,000 पे करेंगे, हम 1 करोड़ पे करेंगे, जैसा भी आप ले रहे हो, ठीक। तो क्या इस इंश्योरेंस कंपनी को कोई इंश्योरेंस नहीं मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? जो फॉरेन की बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है ना, उनसे ये लोग खुद को इंश्योर्ड कराए रहते हैं, और जितना भी क्लेम आता है उससे फिर ये खुद को इंश्योर कराते हैं, या फिर अगर बहुत छोटी कंपनी है तो LIC जैसी बड़ी कंपनी से इंश्योर कराते हैं ये लोग, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जैसे इन लोग का जो टारगेट रहता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज का जो टारगेट रहता है वो 100 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस सेल आउट करने का होता है, और हम लोग को बस 1 लाख 2 लाख 50,000 के इंश्योरेंस दिखाई देते हैं, ठीक। तो चलिए अगला देख लेते हैं इसमें क्या है। अगली न्यूज़ जो है वो है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को लेकर के, जिसको हम लोग अंकटाड भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स की चीज़ें देखता है। तो इसने क्या रिपोर्ट दी है, FDI पर रिपोर्ट दी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर के इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। क्या कहता है, तो ये कहता है कि वर्ष 2023 के अनुसार वैश्विक FDI के मामले में जो है भारत 15वें नंबर पर आ गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अभी जो अंकटाड ने अपनी FDI पर रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि भारत अभी ग्लोबली 15th नंबर पर है जहां पर FDI आ रही है, और 2023 का डेटा बताया है, ठीक है।
और फिर इसमें एक बात और कहता है कि भारत जो है 2022 से अगर तुलना की जाए तो टोटल 43% की डिक्रीमेंट यानी कि गिरावट के साथ केवल 28 बिलियन डॉलर का एफडीआई 2023 में प्राप्त किया है। ये चीज़ याद रखिएगा कि 28 बिलियन डॉलर का केवल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई प्राप्त किया है 2022 की तुलना में। एक बात और बताना चाहता हूं कि अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आप लेक्चर को 1.5x पर ही सुनिए, क्योंकि होता क्या है कि जब भी मैं छोटा छोटा पॉज लेता हूं ना, वो चीज़ें उसमें पता नहीं चलती हैं, तो बड़ा कंटिन्यूएशन सा फील होता है और अच्छी लगती हैं क्लासेस। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि मैं इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लेक्चर को 1.5x पर ही सुनिए। ये मेरी आपसे विनती है, एक बार सुन के देखो, मजा आएगा। ठीक है, फिर 2022 की अगर बात की जाए तो भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 8वीं। ठीक है, क्योंकि इसमें 43 बिलियन डॉलर का टोटल निवेश जो है भारत ने प्राप्त किया था, 49 बिलियन डॉलर का टोटल निवेश जो है भारत ने प्राप्त किया था। फर्स्ट नंबर पर अमेरिका है 311 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ, यानी कि अमेरिकी डॉलर से अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। सेकंड पर है चाइना, फिर है सिंगापुर, और फिर आपका धीरे धीरे ब्राज़ील नीचे की ओर। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाए तो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि अंतर सरकारी संस्था या जो है बॉडी है, जो कि स्टेब्लिश हुई थी 1964 में और लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो आपको ये रिपोर्ट के बारे में मैंने बता दिया है, आप इसको किस पेज नंबर पर पढ़ सकते हैं बता रहा हूँ आपको, तो 71वें पेज नंबर पर आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ हम लोग देखने जा रहे हैं कि आरबीआई के केंद्रीय निवेशक मंडल की बैठक में 2.11 लाख करोड़ रुपए का टोटल लाभांश, जिसको बोलते हैं डिविडेंड, को मंजूरी मिली है। देखिए कुछ चीज़ें, ठीक है, हेडिंग ये बनेगी कि आरबीआई के केंद्रीय निवेशक मंडल की बैठक में 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश यानी कि डिविडेंड देने की मंजूरी बनी है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि लाभांश होता क्या है। आइए, लाभांश क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिविडेंड। ठीक है, सपोज करो कि आप एक कंपनी ओन करते हो। ठीक है, कंपनी का नाम है बाटी चोखा। ठीक है, अच्छा नाम है यार, ये तो लग रहा है कि रेस्टोरेंट भी है बाटी चोखा नाम से। क्यों, अगर हो तो कमेंट करो तो। ठीक है, तो मान लो कि कोई कंपनी ओन करते हो, उसका नाम है बाटी चोखा। ठीक, अब कंपनी में आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं। आपकी कंपनी हमेशा 1,000 रुपये कमाती थी और उस हिसाब से 500 रुपये जो है एम्प्लॉयज़ में बांट देती थी। लेकिन एक बारी क्या हुआ कि एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब हर मंथ 100 रुपये 1,000 रुपये कमा रही थी, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में आपने अचानक से 50 लाख रुपए कमा लिए। समझ रहे हो कि अभी तक 10,000 का टोटल बिजनेस कर रही है, 12,000 का, और एक बारी क्या की 50 लाख का बिजनेस कर दी। तो अभी जब 50 लाख का बिजनेस कर दी तो कंपनी क्या है, कंपनी सोच रही थी कि 12,000 रुपये ईयरली आएंगे, क्योंकि 1,000 रुपये हम लोग कमाते हैं मंथली। ठीक है, अभी कंपनी के पास 50 लाख रुपए आ गए। अब कंपनी करे क्या? ठीक है, तो जब 50 लाख रुपए आ गए तो कंपनी वाले ये किए कि चलो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका 10% यानी कि 5 लाख रुपए अपने एम्प्लॉयज़ में बांट देंगे। ठीक, तो एम्प्लॉयज़ को क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे मिले। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली तो लाभांश नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि भाई कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिला। लेकिन अगर आप कंपनी में शेयर धारक हो, सपोज करो जितने एम्प्लॉयज़ काम करते थे उनके पास कंपनी का शेयर भी था, तो अगर वो कंपनी के शेयर धारक है ना, तो जो उनको उस लाभ का हिस्सा मिल रहा है, यानी कि लाभ का अंश मिल रहा है, इसी को लाभांश बोल रहे हैं, इसी को इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। जब भी आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदोगे, जैसे अभी एनएचपीसी ने 50 पैसे का लाभांश दिया है 2 दिन पहले। ठीक, तो अगर आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जानते हो शेयर मार्केट की, तो आपको पता है कि चलो 100 शेयर खरीदा था तो 0.5 रुपीज़ दे रहे हैं, यानी कि टोटल 50 रुपये मुझे फायदा होने वाला है। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें जो है लाभांश कहलाती हैं। अब केंद्रीय रिजर्व बैंक के पास फायदा जरूर हुआ होगा, तो क्या कर रहे हैं, 2.11 लाख करोड़ रुपए का टोटल लाभांश देने की मंजूरी बना रहे हैं। न्यूज़ जो है वो मैं डायरेक्टली एक बारी पढ़ ले रहा हूँ कि 2023 से 141% अधिक, यानी कि 2,10,874 करोड़ रुपए जो है यहां पर हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। उसी को 2.11 लिख रहा है लाख करोड़ रुपए। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट इसमें मैंने चीजें लिखी हैं टेक्स्ट, वो पढ़ लेते हैं कि आरबीआई अपने रिजर्व और प्रतिधारित आय के लिए प्रावधान करने के बाद जो अधिशेष बचता है, जो एक्स्ट्रा इनकम बच रही है, उसको सरकार को हस्तांतरित करता है। और आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 47 के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अतिरिक्त लाभ का
जो अंश है या आंकल के तहत आरबीआई एक्ट हस्तांतरित करता है। तो अगर पूछता है कि जो भी प्रतिधारित आय है उसका प्रावधान करने के बाद जो अधिशेष है वो सरकार को यह हस्तांतरित करता है, तो किस एक्ट के थ्रू कर रहा है? तो आरबीआई एक्ट की 1934 की धारा 47 के अंतर्गत ये कर रहा है। चलिए एक बारी डिट्टो मैं वो पढ़ दे रहा हूं जो आप लोग को बुक में मिलेगा। 22 मई 2024 को ये हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल, यानी कि जो भी उसके डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है ना, सेंट्रल डायरेक्टर्स बोर्ड जो है, उसने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष या लाभांश के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। यह वित्त वर्ष 2023 में हस्तांतरित अधिशेष जो था कुल 87,416 करोड़ रुपए से लगभग 141% अधिक होने के साथ साथ अभी तक किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए दिया गया सर्वाधिक लाभांश है। यानी कि किसी और को नहीं दे रही है, एम्प्लॉयज को नहीं दे रही है, किसको दे रही है? यस, डायरेक्ट आपका सरकार को दे रही है। ठीक, हेडिंग में भी आपने पढ़ा है कि सरकार को दे रही है। ठीक है, अब ये लाभांश और मुनाफे के तहत 2024-25 के अंतरिम बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपए के बजटीय आंकड़े से भी ये अधिक है। ठीक है, मतलब अगर टोटल बजट की बात करोगे ना तो उससे भी 1.5 लाख करोड़ रुपए बजटीय आंकड़े से भी अधिक है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से प्राप्त लाभांश भी शामिल होंगे। अब ये निर्णय लिया कैसे गया? शक्तिकांत दास की 608वीं जो है बैठक हुई थी निदेशक मंडल की, उस दौरान जो है इतना बड़ा निर्णय लिया गया। ठीक, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं कि किस किस तरह से ये चीज़ें मिलती हैं। जो मेन पॉइंट है कि किस तरह से आरबीआई उसको अधिशेष का आवंटन करता है, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ बस, कि रिजर्व बैंक अपने रिजर्व और प्रतिधारित आय के लिए प्रावधान करने के बाद, यानी कि जितने भी सबको सैलरी देनी है या जितना रिजर्व रखना है उस सबका प्रावधान जब कर लेता है, उसके बाद सरकार को हस्तांतरित कर देता है जितना भी अधिशेष या अधिक आय बचती है। और आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 47 जिसमें कहता है कि अतिरिक्त लाभ का आवंटन, उसके तहत जो आरबीआई अधिशेष को हस्तांतरित करता है। ठीक, तो आशा है कि थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अगला एक इंडेक्स है ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स, जो कि आपको सेम पेज पे मिल जाएगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स जो है अभी जारी हुआ है, जिसमें न्यूयॉर्क शहर जो यूएसए का है उसको इस सूचकांक में सबसे ऊपर रखा गया है। तो जारी कौन करता है? तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स संस्था जारी करती है। और न्यूयॉर्क जो शहर है वो पहले नंबर पर है, लंदन दूसरे नंबर पर है और सैन जोस जो शहर है वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1,000 लोगों की लिस्ट में जो अपना दिल्ली है ना वो चौथे नंबर पर आता है, तो 350वें नंबर पर आता है, लेकिन भारत में सर्वोच्च रैंक है इसकी। ठीक, तो आपको बता दूं कि जो 1,000 शहरों का आकलन करता है ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में, उसमें जीडीपी का, टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का 60% और पॉपुलेशन का 30% शामिल है। और लगभग ये 163 देशों में से 1,000 शहरों को चूज़ किया जाता है। आप सोचो कि 1,000 शहरों में न्यूयॉर्क सबसे पहले नंबर पर आता है ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स की जो रैंकिंग होती है उसमें। ठीक है, यूपी का सुल्तानपुर जो है वो 1,000वें नंबर पर आ गया है। तो चलो यूपी का नाम किसी और शहर ने नहीं, लेकिन सुल्तानपुर ने क्या कर दिया है, सुल्तान, तो वो जो सॉन्ग था उस हिसाब से। ठीक है, तो सुल्तान जो है आ गया आपका 1,000वीं पोजीशन पर। देखो जो ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स आ रहा है वो एक आधार पर नहीं होता है, टोटल पाँच विभिन्न श्रेणियों के आधार पर और 27 संकेतकों के आधार पर जो है डिवाइड किया जाता है। तो जैसे अर्थशास्त्र के आधार पर, मानव पूंजी के आधार पर, जीवन स्तर के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर और शासन के आधार पर। अगर टॉप 10 कंट्रीज़ का नाम जानना हो तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि न्यूयॉर्क शहर है यूएसए का, जिसका समग्र प्राप्तांक 100 आउट ऑफ 100 है। ठीक है, दूसरा है लंदन जो कि यूके का है, फिर सैन होजे है, ठीक, सैन जॉन्स मैंने लिख दिया है बट ये सैन होजे है, सही है, सैन जॉस ही है। ठीक है, सैन जॉस ही है तीसरे नंबर पर। फिर है आपका टोक्यो जापान चौथे नंबर पर, फिर पेरिस है फ्रांस का, ठीक है, 5वें नंबर पर। सिएटल है यूएसए का ही शहर है, फिर लॉस एंजलिस फिर से यूएसए का शहर, सैन फ्रांसिस्को फिर से यूएसए का शहर, मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया का और ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का 10वें नंबर पर है। ठीक है, तो 10वें नंबर पर कौन है? ज्यूरिख है। ठीक, तो ये आपको किस पेज नंबर पर मिलेगा? 72 पर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें भी देख लीजिएगा, बस ये याद रखिएगा यूपी का सुल्तानपुर 1000वीं पोजीशन पर है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है कि वर्ष 2024 की जो रैंकिंग आई है उसमें कोई भी शहर टॉप 300 में भारत का जगह नहीं बना पाया है। दिल्ली है वो भी 350वें नंबर पर आता है। अगला एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है अवेयर करने के लिए कि जितने लोग खाना फेंक देते हैं अपनी थाली में उनको। ठीक है, चलिए आइए इस न्यूज़ को सीरियसली जो है पढ़ लेते हैं। तो फूड वेस्ट इंडेक्स आया है। ठीक है,
तो फूड वेस्ट इंडेक्स जो आया है, वेस्ट लिख दिया है मैंने, वेस्ट, ठीक है, फूड वेस्ट इंडेक्स जो आया है वो रिलीज़ किया गया है यूएनडीपी के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज़ किया गया है। पहले ही बात क्या लिखता है कि समूचे विश्व में 83 लाख लोग भूख से लड़ रहे हैं, ठीक है। उनके विषय में सोचा करिए। जब भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, कोई न्यूज़ में पढ़ा रहा हूँ या खुद से पढ़ रहे हो, तो उस संजीदगी से पढ़िए कि अगर 43 लाख लोगों में आप होते तो कैसा फील होता, ठीक है। इसीलिए भोजन की बर्बादी नहीं करनी है इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद। 2023 में बताया जा रहा है कि टोटल 1.05 बिलियन टन खाना, ठीक है, तो 1.5 बिलियन टन 1.5 बिलियन टन टोटल जो है इतना खाना बर्बाद हो रहा है। फिर कह रहा है कि शहरों में ज़्यादा खाना बर्बाद होता है। ये भी एक पॉइंट जो है नोट डाउन करने लायक है। जब भी आप मेंस का एग्जामिनेशन में लिख रहे होंगे तो ये भी अगर कहीं ऐसा पॉइंट आता है, ठीक है, एसडीजी से अंतर्गत, ठीक है, तो भी आप लोग इसमें खाने की बर्बादी को लेकर के लिख सकते हो। आपको बताना है कि एसडीजी कौन सा है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है, जिसमें पॉवर्टी के बारे में नहीं, हंगर के बारे में बात होती है, ठीक है। कौन सा एसडीजी है, इन तीनों में से आप लोग को ये भी कमेंट बॉक्स करना है। कहा यह जा रहा है कि जो गांव है ना, वहाँ पर मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर खाना बच जाता है तो वो लोग कोई ना कोई पालतू जानवर रखते हैं। जैसे लोगों के घर में गाय, भैंस या कुत्ते पाले जाते हैं, तो वो लोग अपना अतिरिक्त बचा हुआ खाना अपने पालतू जानवरों को खिलाते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। लेकिन शहर में ऐसा कुछ ना होने के नाते लोग खाने को फेंक देते हैं। तो याद रखिए, जब भी कोई खाना बर्बाद हो तो ये याद रखा करिए कि गाँव में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता है, केवल एक बार खाते हैं, वो दोपहर में केवल खाते हैं। और विश्वास नहीं होगा, क्योंकि शायद आप लोग जहाँ बैठ करके सुन रहे होगे, अगर आप लोग लाइब्रेरी में एसी चैम्बर में बैठ के सुन रहे होगे तो आपको सच में यकीन नहीं होगा कि ऐसी स्थिति गांव की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पैसे में नापा जाए कि कितने पैसे का खाना बर्बाद हुआ, तो $1 ट्रिलियन का टोटल खाना जो है बर्बाद हो जाता है। अगर भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 84 लाख करोड़ रुपए का खाना बर्बाद होता है। एशिया में सबसे कम खाना बर्बाद होने की स्थिति में भूटान जो है सबसे पहले नंबर पर है। बड़ा गंदा स्केच चल गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, भूटान जो है वो क्या है, पहले नंबर पर है, जहाँ पर सबसे कम खाना बर्बाद होता है। वहीं मालदीव में सबसे ज़्यादा खाना बर्बाद होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, टूरिस्ट प्लेस है। और जब भी लोग टूर करने आए होते हैं ना, तो बड़ा भाव बनाते हैं कि कोई चीज़ अच्छी लगी नहीं लगी, आधा खाया फेंक दिया, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। पैसे की बर्बादी और भोजन की बर्बादी बहुत बचा के करनी है। कोई क्या आपके विषय में सोच रहा है ये मत सोचिए आप लोग। अगर मान लीजिए आप लोग रेस्टोरेंट में खाने गए, एक प्लेज ले लो, एक शपथ ले लो कि अगर सपोज करो कि 4 दोस्त रेस्टोरेंट में खाने गए, रेस्टोरेंट में आप लोगों ने बिरयानी खाई, थोड़ी सी बच गई, किसी का खाने का मन नहीं है, तो उसको वहाँ पर छोड़ के मत आइए। उसको प्रॉपरली पन्नी में पैक कराइए और रास्ते में जो भी आपको जानवर दिख रहा है जानवर को, ठीक है। और अगर आपके घर पे हैं कुत्ते पेट्स तो उनको, या फिर किसी भी गरीब को जिसको भी ज़रूरत है, ठीक है, 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले जाओ यार, लेकिन उन ऐसे व्यक्ति को खाना दे के आओ जिसको खाने की ज़रूरत है, ठीक। खाना वेस्ट मत करो। एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाओ। ये नहीं कि केवल पढ़े जा रहे हैं, केवल पैसे कमाए जा रहे हैं और देश के प्रति या अपने समाज के प्रति जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिर इसी से रिलेटेड कुछ और डेटा दिया है, लेकिन जितना डेटा मैंने दिया है उतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। कुछ चीज़ें और मैंने लिख करके रखी हैं, थोड़ा न्यूज़ स्किप कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें और जो लिख करके रखी हैं वो भी देख लेते हैं। ई स्वर्ण क्या है? भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड जो है ये लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है ई स्वर्ण, ठीक है ना। किसने लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक जो है उसकी तरफ से रूपे नेटवर्क पर जारी हुआ है और यूपीआई को ये जो है सपोर्ट करेगा, ऐप के साथ लिंक भी होगा। उसके अलावा बीओबी ने दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो अगर बात आती है कि पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो वो आ जाएगा आपका इंडसइंड बैंक ने। या फिर अगर इस नाम से पूछ ले कि ई स्वर्ण जो क्रेडिट कार्ड है वो किसने लॉन्च किया है, तो वो भी लॉन्च किया आपका इंडसइंड बैंक ने। और दूसरा किसने लॉन्च किया है, तो बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे भारत ईरान चाबहार बंदरगाह को लेकर के है, जिसमें भारत जो है संचालन के लिए 10 साल का अनुबंध कर लेता है चाबहार के, और वो अनुबंध अभी हुआ है, इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि चाबहार के बंदरगाह शाहिद बेहेशी टर्मिनल, ठीक है ना, तो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल, ये थोड़ा सा
ती लिखा हुआ है। तो शाहिद बहिश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए टोटल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है भारत ईरान के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? एनएससी जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर के उभरा है। और ये कौन बताया है? तो फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन FIA ने कहा है कि एनएससी 2023 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव बाजार बनकर के उभरा है। ऐसे जान लो कि जो शेयर मार्केट होता है ना, उसमें एनएससी, BSE, सेंसेक्स ऐसे ऐसे आपके वो होते हैं जिसमें बाजार होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करना है, इंडेक्स होते हैं एक तरह से, ठीक है। अब इस इंडेक्स में कई डेरिवेटिव होते हैं। जैसे सपोज करो कि इंडेक्स का दाम चल रहा है 50,000 रुपये, जो आप डायरेक्ट नहीं परचेज कर पाओगे, लेकिन उन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं कई सारे छोटे छोटे। तो डेरिवेटिव्स परचेज करना रादर आसान होता है। तो वो डेरिवेटिव बाजार में एनएससी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर के उभरा है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक के आधार पर अगर बात की जाए तो भारत जो है तीसरे नंबर पर आता है। अगला जो न्यूज़ है यहाँ पर FATF को लेकर के है कि भारत जो है FATF के रेगुलर फॉलोअप देशों में शामिल हो गया है, ठीक। तो FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF एक संस्था है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि क्या करता है, कई देशों पर प्रतिबंध लगा देता है। जैसे ग्रे सूची में इसने पाकिस्तान को शामिल किया था, जिससे पाकिस्तान के ऊपर कई सारे फाइनेंशियल लेन देन को लेकर के जो है प्रतिबंध लग गए थे। ओहो, चलो आ जाइए फिर कि इसमें शामिल हो गया है, रेगुलर फॉलोअप में शामिल हो गया है इंडिया। सिंगापुर जो है यहाँ पर बैठक हुई 2024 में, जून 26 से 28 के बीच में वार्षिक बैठक थी और रेगुलर फॉलोअप श्रेणी में शामिल हो गया है। ये रेगुलर फॉलोअप श्रेणी में शामिल होने वाला 5वां देश है। इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, इसके पहले 3-4 देश और शामिल है, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है कि कुवैती दीनार विश्व में सबसे मजबूत मुद्रा बन चुकी है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे मजबूत मुद्रा जो है वो कौन है? तो कुवैती दीनार है। तो कुवैती दीनार की अगर बात की जाएगी तो डॉलर से लगभग 3.25 गुना, अमेरिकी डॉलर के मूल्य के 3 गुना लगभग कुवैती दीनार है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। उसके बाद आता है बहरीन का दीनार, जो कि 2.65 गुना महंगा है आपके डॉलर से। और तीसरा है ओमानी, ठीक है। फिर कई सारी दीनार और हैं, जैसे जॉर्डियन है, जिब्राल्टर है, ब्रिटिश पाउंड है, इत्यादि हैं। बस इसमें ये जानना है कि अमेरिकी डॉलर जो है वो 10वें नंबर पर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अमेरिकी डॉलर चौथे नंबर पर, 10वें पर, और इंडिया जो है 15वें नंबर पर इस मूल्य में यहाँ पर है, ठीक है। फिर अगला एक रैंकिंग आया है जिसका नाम है स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024। तो स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है काफ़ी बड़ी रैंकिंग है। तो इसमें हम लोग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस उसी को देखेंगे। एक बारी मैं टेक्स्ट पढ़ देता हूं जो कि आपके बुक में पेज नंबर 86 पर मिलेगा, ठीक है। सब लोग 86 नंबर पेज ओपन कर लो और अब मैं पढ़ दे रहा हूं, सुन लो। कह रहा है कि 8वां नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया 16 जनवरी 2024 को, और उस अवसर पर स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और चौथा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, दोनों चीज़ें जो है साथ में सेलिब्रेटिंग अचीवर्स अहेड ऑफ द कर्व, इस नाम के साथ जो है दोनों चीज़ें साथ में ही नई दिल्ली में संपन्न हुई, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ कि स्टार्टअप इंडिया और DPIIT यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इन चीज़ों को जारी किया गया। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की बात करें तो गुजरात के बाद, कर्नाटक के बाद, केरल के बाद तमिलनाडु, ये उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए श्रेणी A यानी कि 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। कौन कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। किसमें? तो ये श्रेणी A में आते हैं, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाले राज्य हैं और उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं, ठीक। फिर श्रेणी B की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश आता है 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले लोगों में, ठीक है। फिर हम लोग बात करें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, तो 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन 5 प्रदर्शन श्रेणियों में, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, नेता, महत्वाकांक्षी नेता और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसको टोटल मूल्यांकन किया गया है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसका मैंने एक टेबल बना दिया है, तो वो चीज़ हम लोग डायरेक्टली पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि 8वां स्टार्टअप डे सेलिब्रेट हो रहा था 16 जनवरी को 2024 में।
स्टार्टअप रैंकिंग उस दिन दी गई, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 दी गई। उसके साथ फोर्थ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2023 का, जो कि सेलिब्रेटिंग अचीवर्स हेड नाम से दिया जा रहा था, वो भी दिया गया। अब स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग जो दी गई वो ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के नाम से दी जा रही है। न्यू दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप इंडिया और डीपीआईआईटी के साथ उद्योग मंत्रालय जो है शामिल रहा। इस रैंकिंग में 2022 की क्या क्या किया गया, तो 33 राज्य और यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया और 5 प्रदर्शन श्रेणियां रखी गई, जिसमें कि पहला है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, दूसरा है शीर्ष प्रदर्शन लीडर, फिर तीसरा है आपका महत्वाकांक्षी, उभरते, लास्ट है। ठीक है, यानी कि महत्वाकांक्षी नेता चौथा हो जाएगा और उभरते इकोसिस्टम जो है वो पांचवा हो जाएगा। इसमें आधी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस ऐसे समझ लीजिए, इको सिस्टम। ठीक, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है। ठीक है, नेता को ही मैंने लीडर लिख दिया है। ओके, अब इसमें 5 श्रेणी है जिसको आप बुक में देख सकते हो नेक्स्ट पेज नंबर पर, जैसे मैं श्रेणी बना के भी रखा हूँ। अब 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या और 1 करोड़ से कम जनसंख्या। देखिए, जब बुक पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरली नहीं मिलेंगी, लेकिन मैंने अपनी जो टेबल बनाई है इसमें काफ़ी क्लियर है। इसीलिए एक बात मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जितने लोग टेलीग्राम पे कमेंट करोगे उतने ही लोगों को ये नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा, साफ बता रहा हूँ। ठीक है, या वीडियो के नीचे जितने लोग ये लिखोगे कि हमको प्रोवाइड कर दीजिए, उनके पर्सनल मैं कमेंट करके उनको एक लिंक दे दूंगा जहाँ से ये चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। बाकी किसी को भी मैं ये सब नोट्स प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे खुद बनाने में 10 दिन 5 दिन का समय लगता है, कम से कम 1 वीक का तो लगा होगा टोटल, तो उसको मैं इतनी आसानी से आप लोगों को नहीं दूंगा अगर आप लोग अपने साइड से कोई एफर्ट नहीं करोगे तो इसमें देख लीजिए, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या, 1 करोड़ से कम जनसंख्या को मैंने इस प्रकार लिख दिया कि गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अगर बात किया जाए तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना आता है। वहीं 1 करोड़ से कम जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में आता है, और दूसरा जो आता है आपका यूपी आता है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक, सॉरी यूपी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश आता है। एक सेकंड, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। ठीक, इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय आता है शीर्ष प्रदर्शन में। लीडर में कौन आता है, तो लीडर में आता है यूपी, यही आपको याद रखना है। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या में स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग की 2022 की सूची में उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश लीडर या नेता के रूप में उभरा हुआ स्टेट है। ठीक है, महत्वाकांक्षी में बिहार आता है, तो बिहार पीसीएस वाले भी जो है इसको देख लेंगे। ठीक, और उभरते इकोसिस्टम में दिल्ली आता है। बाकी चीज़ों में आप देख सकते हो, आपका अंडमान एंड निकोबार आता है महत्वाकांक्षी में। ठीक है, और यहाँ पर जो है लद्दाख का जो क्षेत्र आता है वो आता है उभरते इकोसिस्टम में, दिल्ली के साथ 1 करोड़ से कम की जनसंख्या में। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। कुछ न्यूज़ और है जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं की है, वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, और कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होंगे उसके मैं शॉर्ट नोट दे दूंगा। देखिए, जो इसके बाद जो न्यूज़ बची है जिसको मैं खुद लिख करके बारी बारी से बता रहा हूं, उसमें सबसे पहली हम लोग न्यूज़ देखेंगे टाइम की शीर्ष 100 प्रभावशाली कंपनी की सूची। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या कि टाइम जो है एक प्रतिष्ठित मैगजीन है अमेरिका की, जो कि साल 2024 के लिए हर वर्ष लाती है। तो साल 2024 के लिए प्रभावशाली कंपनियों की सूची लेकर के आई है। कब लेकर के आई है, तो मई के अंतिम सप्ताह में लाई है। इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये जानना है कि अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन है। कहाँ की है, तो अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन है, और बाकी चीज़ें आपकी हेडिंग में लिखी हुई है। ठीक है, 100 प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची लेकर के आई है। बात यह है कि भारत की कितनी कंपनियां 100 में शामिल हैं, तो भारत की टोटल 3/100 यानी कि 3 कंपनीज शामिल हैं। इसको हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, 3/100 जो है टोटल कंपनीज हैं। कौन कौन सी है, तो पहला है रिलायंस। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक, दूसरी कंपनी भारत की कौन सी है, तो दूसरी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट। दूसरी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट और तीसरी कंपनी है टाटा ग्रुप।
तो ये 3 कंपनी हैं जो कि टाइम मैगजीन की साल 2024 की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल की गई हैं। इस सूची को जो है 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स। तो कितनी श्रेणी बनाई गई हैं? 5 श्रेणियां जिनमें कंपनी को बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी में, नाम क्या क्या है ये भी मैं बता दे रहा हूं। पहला है आपका लीडर्स, ठीक है, दूसरा है डिसरप्टर्स, ठीक, फिर है इनोवेटर्स, ठीक, फिर है टाइटन्स और लास्ट है पायोनियर्स। ठीक, तो ये 5 जो है भाग में बांटा गया है। जो भी कंपनियां हैं उनको 5 श्रेणियों में बांट दिया गया है। जैसे रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटन्स में रखा गया है, तो ये पॉइंट याद रखना है, टाटा ग्रुप और रिलायंस को टाइटन्स में, ठीक है, इनको टाइटन्स नामक श्रेणी में रखा गया है। वहीं अगर सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये आती है आपकी पायनियर में। पायनियर मतलब होता है ज्ञान के क्षेत्र में अगुआ, ठीक है, तो पायनियर कैटेगरी में जो है इसको रखा गया। ठीक, अब बात करते हैं कि टाइम मैगजीन जो है रिलायंस इंडस्ट्री को भारत के विकास रथ की उपमा भी दी है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है भारत की विकास रथ है और जियो प्लेटफॉर्म 2021 की इस सूची में जगह बनाई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि जियो प्लेटफॉर्म भी एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो यही चीज़ थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ इसमें पढ़ने वाले हैं, सेम पेज यानी कि पेज नंबर 75 पे ही आपको मिल जाएगा। उसमें है फोर्ब्स की अरबपतियों ने, मतलब फोर्ब्स ने अरबपतियों की सूची जारी की है। फोर्ब्स एक पत्रिका है, उसने अरबपतियों की सूची जारी की है। ठीक है, तो अरबपतियों की जो सूची जारी की है फोर्ब्स पत्रिका, ये अमेरिका की प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका है। ठीक है, तो ये भी पत्रिका कहाँ की है? अमेरिका की पत्रिका है, बिजनेस पत्रिका है, ऐसे जान जाओ। ठीक है, तो 2024 में कुल कितने अरबपति हैं? कुल अरबपति हैं 2781, 2781 टोटल अरबपतियों की संख्या है जिनका मूल्यांकन उनकी संपत्ति के आधार पर किया जाता है। तो इन अरबपतियों को कैसे बांटा गया है? साफ बात है कि अरबपति हैं तो यानी कि संपत्ति के आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाता है। 2023 की तुलना में कितने बढ़ गए हैं? तो 2023 की बात करें तो 141 अधिक है इसमें। ठीक है, 2023 में 141 इससे कम थे। ठीक है, और उस समय 2640 टोटल अरबपतियों की जो है सूची जारी की गई थी। अब कह रहा है कि 2781 में टोटल संपत्ति कितनी है इन लोगों के पास? तो $14.2 ट्रिलियन है। 14.2 ट्रिलियन संपत्ति जो है इन लोगों के पास मिला करके है। और कुल अरबपतियों की सूची में कितने अमेरिका में है? तो ये भी चीज़ जानने योग्य है कि 813 अरबपति जो है वो कहाँ पर है? अमेरिका में है। 2700 में से 813 कहाँ पर है? अमेरिका में है। चीन के पास कितने हैं? तो 473 अरबपति हैं, ठीक है, जो कि दूसरे नंबर पर आता है, और भारत तीसरे नंबर पर आता है। लगभग अरबपतियों की संख्या 200 हो चुकी है। ठीक है, अब इस सूची में टोटल जो है 25 अरबपतियों ने फोर्ब्स की इस सूची में नाम जो है बनाया है भारत की ओर से। ठीक है, और जर्मनी आता है चौथे नंबर पर 132, रूस आता है 5वें 120 अरबपतियों के साथ। तो भारत की स्थिति आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें तो जो शीर्ष स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनका नाम है बर्नार्ड अर्नॉल्ट, जो कि $233 अरब की संपत्ति के साथ पहले नंबर पर है, और दूसरे हैं $15 अरब की संपत्ति के साथ एलन मस्क, अमेरिका के दूसरे नंबर पर। वहीं मुकेश अंबानी को शामिल किया जाए तो मुकेश अंबानी, एलन मस्क का मैंने शायद गलत बता दिया है, बुक में 15 लिखा हुआ है लेकिन उनका $195 अरब है, और मुकेश अंबानी के पास $116 अरब की संपत्ति है और 9वें नंबर पर है। तो मैं पहला लिख दे रहा हूं। पहला नाम मैंने बताया बर्नार्ड अर्नॉल्ट, ठीक है, फ्रांस के हैं ये, और फैशन और कॉस्मेटिक फंड्स LVMH, ठीक है, ये कंपनी है $233 अरब के साथ पहले नंबर पर है। दूसरा है, कहाँ के हैं ये भी याद रखिएगा, फ्रांस के हैं। ठीक है, दूसरा है आपका एलन मस्क, सब लोग नाम सुन के रखे होंगे, एलन मस्क, ठीक है ना, मस्क मिलन नहीं, एलन मस्क, अमेरिका के हैं ये, टेस्ला, स्पेस एक्स,
अभी ट्विटर भी खरीद लिया इन्होंने, ठीक है, उसको भी एक्स ही नाम दे दिया। और तीसरे नंबर पर है जेफ बेजोस, ठीक है, अमेजन के फाउंडर हैं। 9वें नंबर पर है आपका अंबानी, ठीक है ना, मुकेश अंबानी 116 अरब डॉलर के साथ। अमेरिका के एलन मस्क के पास 195 अरब डॉलर है। तो दूसरा जो न्यूज़ था इसको भी हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ऊपर है मुकेश अंबानी, फिर है गौतम अडानी, शिव नाडर HCL वाले हैं, और सावित्री जिंदल ओपी जिंदल समूह की हैं, दिलीप संघवी सन फार्मा के हैं, साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के, कुशल पाल सिंह DLF के हैं, कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला के हैं, राधा कृष्ण देमानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के हैं, और आपका लक्ष्मी मित्तल है स्टील कारोबारी हैं। ठीक, तो नाम इसलिए बता दिया हूँ कि बस ऐसे कारोबार का नाम जानो कि कौन कौन पैसे वाले हैं, बस नाम 2 याद रखो, मुकेश अंबानी गौतम अडानी पहले दूसरे नंबर पर भारत की ओर से आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या न्यूज़ एक कवर करेंगे, तो न्यूज़ जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है वस्तुगत निर्यात और आयात को लेकर के। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो भारत और यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण व्यापार में शिथिलता आई है, यानी कि व्यापार कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो भारत का जो विदेशी व्यापार है वो भी काफ़ी प्रभावित हो गया है। तो सीधे डेटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बारी आंकड़े देख लेंगे। मैं इसकी हेडिंग लिख करके डेटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए एक मोटी मोटा डेटा यहाँ पर दे दिया हूँ। हेडिंग है कि 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यात व आयात को अगर देखा जाए तो मैंने बता दिया कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस कारण से भारत का जो आयात और निर्यात है वो दोनों ही प्रभावित हुआ है। वो कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से प्रत्येक देश का थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है। तो अगर 2022-23 से कंपैरेटिव डेटा डायरेक्टली स्टडी करते हैं, बाकी चीज़ें आप लोग पेज नंबर 74 पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 74 पर ये चीज़ें दी हुई हैं घटनासार की बुक के, ठीक है। तो मैं केवल कंपैरेटिव डेटा देता हूं कि 2022-23 से अगर 2023-24 की तुलना की जाए तो निर्यात में टोटल कितनी घटोतरी हुई है, तो 3.11% की घटोतरी हुई है, यानी कि 451.07 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था 2022-23 में, जो कि घट करके 2023-24 में 437.06 का हो गया। यानी कि ये परसेंटेज नहीं है, सॉरी, इतना अरब डॉलर की जो है, सॉरी परसेंटेज ही है, अरब डॉलर की घटोतरी हुई है 3.11% की, ठीक है। और आयात में वहीं 5.41% की क्या हुई है, घटोतरी हुई है। निगेटिव साइन दिखा रहा है कि घटोतरी हुई है, यानी कि 2022-23 में जो आंकड़ा था आयात को लेकर के वो 715.97 अरब डॉलर था, जो कि 2023-24 के लिए घट करके 677.24 अरब डॉलर हो गया है। और टोटल परसेंटेज कितना फॉल किया है, तो 5.41% निगेटिवली फॉल कर गया है। वहीं बात करें अगर सेवाओं की यानी कि सर्विसेज की, तो निर्यात जो हुआ था इंडिया का वो 325.33 अरब डॉलर का हुआ था 2022-23 में, और अभी इस साल जो है टोटल हो गया है उससे 4.39% ज़्यादा, ठीक है। तो कितना बढ़ा है, 4.39% जो है आपका सर्विसेज वाला है वो बढ़ चुका है, ठीक है, वो बढ़ चुका है। और आयात जो है वो 2.47 से घट चुका है। तो ये याद रखेंगे कि सेवाएं जो है वो उसका जो निर्यात है यानी कि एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो बढ़ चुका है पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में, 2022-23 की तुलना में। इसका डेटा भी मैंने आपको दिया है। फिर इसमें अगर ओवरऑल की बात की जाए यानी कि वस्तु एवं सेवा का कुल व्यापार बात किया जाए, यही एग्जामिनेशन में पूछेगा, ठीक है, कि पिछले साल की तुलना में क्या कैसे था। तो देखो एक्सपोर्ट जो था वो 776.40 था 2022-23 में, और अभी हो गया है 776.68 2023-24 में, ठीक है। डेटा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको दे दे रहा हूं। बढ़ा कितने से है, तो 0.04 से जो है इंक्रीमेंट हो गया है। वहीं अगर इंपोर्ट की बात की जाए, आयात की बात की जाए, वस्तुओं और सेवाओं को मिला करके, यहां पर वस्तु और सेवा दोनों मिला करके डेटा मैं प्रदान कर रहा हूं, ठीक है। 898.01 जो है 2022-23 में था, और 2023-24 में कितना हो गया, 854.80 2023-24 में हो गया, यानी कि ये घट गया 4.81 से, ठीक है। टोटल परसेंटेज इतना घट गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा नेग्लिजिबली बढ़ा है, लेकिन इंपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, लगभग 4.81%, जब हम व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं दोनों की बात करते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर शामिल करेंगे वो है अपना
मैं एक बार डिसाइड कर लेता हूँ क्या बताऊंगा। हाँ ठीक है, हम लोग देखेंगे वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है और जीएसटी के जो आंकड़े हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए तो आइए समझ लेते हैं इस न्यूज़ को भी। काफ़ी आसानी से मैंने समझाने का प्रयास किया है। देखिए प्रत्यक्ष कर क्या है कि डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस करके दो तरह के टैक्स जो है भारत में लिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट होते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि डायरेक्ट टैक्स जो लिए जाते हैं वो इनडायरेक्टली लिए जाते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्टली लिए जाते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स देते हो, सपोज करो इनकम टैक्स जो भी व्यक्ति देते हैं वो कैसे देते हैं कि पूरे साल भर इनकम आई, ठीक है, 1 रुपया टैक्स नहीं दे रहे हैं, सीधी इनकम आती है कि भाई 20,000 रुपये, 50 नहीं 20 वाले में तो स्लैब में ही नहीं आएंगे, सपोज करो 60 65 70,000 रुपये सपोज करो कि उनकी मंथली इनकम है, ठीक है। तो ये मंथली इनकम जो है 8.4 लाख पर ईयर पहुंच रही है। तो अब इस पे एक मुश्त इनको टैक्स देनी है, तो ये बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में आ रहा है कि अब एक मुश्त टैक्स देनी है, ठीक। अब इनको खुद जाके देनी है, इनडायरेक्टली जाके देनी है, समझ में आ रहा है। जबकि आप कहीं गए किसी रेस्टोरेंट में खाना खाए, उसने 18% जीएसटी काट दिया या कोई भी टैक्स लगा दिया, ठीक है, एसजीएसटी सीजीएसटी कुछ भी काटा, ठीक। या आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट का बता चुका हूँ, कहीं सलून में गए किसी बड़े सलून में या कुछ भी करने गए यार, तो वहाँ पे डायरेक्टली टैक्स ऐड हो गया। तो दिख तो रहा है कि डायरेक्टली ऐड कर दिया है बट वो है इनडायरेक्ट टैक्स, समझ में आया, ठीक है। यानी कि एक जगह आप जो है डायरेक्टली पे कर दे रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, और जहां आपको पता चल रहा है और इनडायरेक्टली पे कर रहे हो उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो समझ लेना, रिपीट करके सुन लेना क्या समझाने की कोशिश किया हूं, ठीक है। तो अभी जीएसटी क्या है, तो ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है जीएसटी है, और डायरेक्ट टैक्स फिर उससे अलग कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो बजट में एक लक्ष्य रखा जाता है कि इतना डायरेक्ट टैक्स हमको प्राप्त करना है इस वर्ष के लिए या इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। तो 18.23 लाख करोड़ रुपए का टोटल जो है प्लान किया गया कि इतना डायरेक्ट टैक्स हम लोग जो है लेंगे इस वित्तीय वर्ष के लिए, यानी कि 2023-24 के लिए जो पिछला बीत गया है, ठीक। लेकिन बाद में इसको इंप्रूव कर दिया गया, थोड़ा सा संशोधित करके 19.45 लाख करोड़ कर दिया गया कि हम लोगों को टोटल 19.45 लाख करोड़ रुपए टैक्स वसूलना है, ठीक है। ऐसा बजट में प्रावधान किया गया कि इतना जो है अनुमान है कि इतना लाख करोड़ रुपए आने चाहिए। मिला कितना? 23.37 लाख करोड़ रुपए की टोटल डायरेक्ट टैक्सेस की वसूली हुई। अब डेटा क्या इंपॉर्टेंट है? डेटा ये इंपॉर्टेंट है कि इस 23.37 लाख करोड़ रुपए की जो वसूली हुई, देखिए बुक में बहुत सारी चीज़ें गलत दी हुई हैं तो सारा डेटा लाख करोड़ में ही पढ़ना है, ठीक है। तो 23.37 लाख करोड़ रुपए की जो वसूली होती है उसमें से टोटल 3.79 लाख करोड़ रुपए जो है रिफंड के रूप में कहीं ना कहीं जो है सरकार दे देती है। बचता कितना है? 19.58 लाख करोड़ रुपए शुद्ध जो है बच रहा है, शुद्ध कर संग्रह के रूप में आ रहा है, ठीक। तो ये अगर कंपेयर किया जाए कि जितना संशोधित अनुमान था 19.49 का, ठीक है, ये जो मैंने दिखाया है इससे कितना परसेंट अधिक है? तो अधिक है 0.67%, और जो पहले अनुमान था बजट का 18.23 लाख करोड़ का, उससे 7.4% की इंक्रीमेंट हुई है। मतलब अच्छा ज़्यादा टैक्स हम लोग वास्तविकता में जो है अभी ले रखे हैं। फिर बात की जाए जीएसटी की, क्योंकि हेडिंग इन्हीं दोनों को लेकर के बनाया गया है, तो टोटल जीएसटी का जो वसूली हो रहा है वो 20.14 लाख करोड़ रुपए हो रहा है, जो कि लास्ट ईयर से 11.7% अधिक है। अब जीएसटी में भी मंथली जीएसटी की भी बात कभी कभी की जाती है, तो मंथली जीएसटी का बस एक डेटा दे दे रहा हूँ। क्या डेटा है? यहीं पर छोटे में मैं दे दे रहा हूँ। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा मंथली जीएसटी अप्रैल 2023 में संग्रह किया गया था, जो कि 1.87 लाख करोड़ रुपए था, और उसके बाद दूसरा हाईएस्ट 1.78 लाख करोड़ रुपए जो है वो मार्च 2024 में संग्रह किया गया है, ठीक है। तो जीएसटी की ये कुछ बातें हो गई। इसके अलावा कई सारा डेटा दिया है, तो उसमें बस इनकम टैक्स का मैं एक और बता दे रहा हूँ कि इस बार जो नेट पर्सनल इनकम टैक्स लिया गया है वो 10.44 लाख करोड़ रुपए संकलित किए गए हैं, जो कि पिछले बार से 25.23% ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार केवल 8.33 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स लिए गए थे, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ है। इसके अलावा जो न्यूज़ है उसमें मैं आप लोग को बस एक बारी पढ़ के बता दे रहा हूँ। जैसे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ है, ठीक है, यानी कि भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरह से कर लिया है आपके यूरोप के साथ, ठीक है।
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ, जिसको EFTA बोला जा रहा है, जिसमें कौन कौन से देश आएंगे, इसमें नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड आता है। तो ये न्यूज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन इसको अभी समय कम होने के नाते मैं कवर नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो न्यूज़ आपकी आती है वो बागवानी से रिलेटेड एक न्यूज़ है। हाँ, एक न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट है, इरेडा एक कंपनी है सार्वजनिक क्षेत्र की, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसको नवरत्न का दर्जा मिला है, नाम है इरेडा। क्या करती है, जो भी नॉन रिन्यूएबल एरिया का क्षेत्र है ना, उसको ये एजेंसी पैसा प्रोवाइड करती है, यानी कि एक तरह से फाइनेंस करती है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरेडा नाम है। नवरत्न का दर्जा इसको दिया गया है। तो अगर पूछा जाएगा कि नवरत्न का दर्जा किसको दिया गया है, तो इसको दिया गया है। उसके अलावा पिछले साल राइट्स को दिया गया था, RITES, इरकॉन इंटरनेशनल को दिया गया था, वो भी रेलवे के अंडर में ही काम करती है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज हैं। RCF को भी दिया गया था पिछले ही साल, ठीक है, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, यानी कि RCF राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड करके कंपनी थी। टोटल कंपनियां कितनी नवरत्न में है, तो नवरत्न कंपनियां टोटल 17 हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर ये न्यूज़ भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और 13 जो है महारत्न कंपनी भारत में है, ठीक है ना। महारत्न कंपनी टोटल 13 है, ठीक है। उसके बाद जो इंटरिम बजट आया उसको मैं स्किप कर रहा हूं, क्योंकि इस साल का बजट जो है वो आप लोगों को पढ़ाना है, वो कुछ दिनों से हो नहीं पा रहा है, उसको जल्दी ही आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि हमने पोल कराया था, बट वो चीज़ें आ नहीं पाई। बहुआयामी गरीबी पर रिपोर्ट आती है, तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें अभी भी इंपॉर्टेंट बची हुई हैं, जैसे विश्व की 10 सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड सेवा कंपनियां। तो मैं सोच रहा हूं ना कि नेक्स्ट लेक्चर जो लाऊंगा स्टेट वाला, उसमें थोड़ा सा 5 से 7 मिनट में ये चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे बाकायदे, इस तरह से उड़ा के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो आप लोग फिर मुझे कहोगे कि सर जो है एग्जाम में आ गया, आप कह रहे थे कि नहीं आएगा, ठीक है। ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए मैंने एक छोटी सी शर्त रखी है। मैंने ये कहा है कि जो लोग भी, देखिए स्टार्टिंग से ही ये नोट्स पहले पेज के बाद सारा हैंड रिटन नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस शर्त ये है कि जो भी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि मुझे चाहिए, आई वॉन्ट इट, या मुझे चाहिए, इस तरह से मुझे नोट चाहिए, मुझे PDF दे दीजिए, ठीक है, उन्हीं को पर्सनल मैसेज करके एक लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। या फिर सबसे बेटर है कि आप लोग टेलीग्राम पर जाके इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, यूट्यूब के साथ साथ कि मैंने यूट्यूब पर कमेंट कर दिया, ऐसे बता देना, तो आप लोग को पर्सनली टेलीग्राम पर ये जो है PDF इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समसामयिक कुछ घटनाएं हैं उनको ले लेंगे, और स्टेट स्पेशल कुछ न्यूज़ है उसको ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि 2 लेक्चर मैं और लूँगा और ये पूरा घटनासार कवर हो जाएगा। आप लोग बार बार लेक्चर को देख लो, क्योंकि इतना बढ़िया हैंड रिटन नोट्स के साथ मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया होगा। फिर भी आप लोग उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।